आज के मुख्य समाचार। शिवसेना के बागी विधायकों के तेवर ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। ओबीसी आरक्षण के लिए बांटिया आयोग की सिफारिशें लागू होने से ओबीसी की 9 सीट घाटी। मुंबई में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। शिक्षिका उर्मिला सिंह बच्चों को पढ़ने की बजाय ठाट बाट के साथ क्लास में बच्चों से मालिश करवाती। रिश्तों की सारी हदें पार करते हुए जीजा ने 5 वर्षीय नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म। मुंबई, महाराष्ट्र की राजनीति में बीते दिनों बड़ा सियासी बवंडर देखने को मिला। शिवसेना के बागी विधायकों के तेवर ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। आरोप लगाए गए कि साथ साथ सरकार चलाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भगवा खेमे को खत्म करने की साजिश रची थी। अब यह कहा जा रहा है कि अगर रामदास कदम और दिवाकर राव कैबिनेट में होते तो अजित पवार को खुला मैदान नहीं मिलता। कोरोना के कारण उद्धव ठाकरे 2 साल से घर में थे। इस दौरान अजीत पवार ने प्रशासन पर अच्छी पकड़ बना ली। उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी को बढ़ाने की कोशिश की। रामदास कदम ने माजा कट्टा पर बोलते हुए कहा कि बाला साहेब के विचारों को किसने धोखा दिया। आदित्य ठाकरे को यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आपकी उम्र क्या है? आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या किया? दीपक केसकर ने कहा कि हमारा कोई भी विधायक मातोश्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। हर कोई बोल सकता है लेकिन हम नहीं बोलेंगे। शिंदे गुट के विधायक यह बात समझते हैं। रामदास कदम ने आगे कहा, सभी विधायकों का स्टैंड तय था कि आप एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए, हम फिर आएंगे। हालांकि कई विधायक संजय राउत की भाषा से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हमने शिवसेना के लिए खड़े होकर दूसरों की आंखों में आंसू ला दिए। 52 साल बाद अब उन्हें शिवसेना से निकाला जा सकता है। आप कितने लोगों को निर्वासित करने जा रहे हैं? आदित्य के साथ जो भीड़ दिखती है, कल हम भी चलेंगे तो वहाँ भी भीड़ होगी। क्या हमने इतने साल पार्टी में बर्बाद किए? रामदास कदम ने कहा, बाला नंदगांवकर और मैं आखिरी वक्त तक राज ठाकरे के साथ थे। हम करीबी दोस्त थे। जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर जा रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब वो पुणे गए तो मैं मातोश्री गया। हमने उद्धव ठाकरे से पूछा कि क्या वह राज को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। मेरे मन में अभी भी यह सवाल है कि क्या वो मुझसे इसलिए नाराज थे क्योंकि मैं राज ठाकरे के करीब था। कदम ने आगे कहा, 2 दिन पहले मेरी राज ठाकरे से फोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि चाय पीने आ जाओ। अगर मैं जाऊंगा तो पेट में जो है उसे अपने होठों पर रखूंगा। राज मेरे साथ रहे, बाला साहेब के विचारों के साथ रहे। रामदास कदम ने कहा है कि हमारी दोस्ती हमेशा के लिए है। साथ ही मेरा बेटा एकनाथ शिंदे के साथ है, वह किसी पार्टी में शामिल नहीं होगा। शिवसेना 25 साल से मुंबई नगर निगम पर शासन कर रही है। 25 साल पहले कितने मराठी लोग बचे थे और अब कितने हैं? मराठी प्रतिशत घटा, हमने मराठी लोगों के लिए क्या किया है? इसका उत्तर हमारे साथ देना चाहिए। शिवसेना मराठी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। रामदास कदम ने परोक्ष रूप से ठाकरे परिवार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमने नगर निगम के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। भायंदर, महाराष्ट्र में राजनीति में ओबीसी आरक्षण के लिए बांटिया आयोग की सिफारिशें लागू होने से ओबीसी समाज को 9 सीट का नुकसान हुआ है। मीरा भायंदर महानगर पालिका में ओबीसी की सीटें घट गई हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की सीट बढ़ गई है। मीरा भायंदर महानगर पालिका के आम चुनाव की तैयारियां शुरू हैं। सीटों का आरक्षण 5 अगस्त और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 13 अगस्त को होना है। बांटिया आयोग ने महाराष्ट्र में ओबीसी को 27% तक आरक्षण देने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट को दिए एम्पिरिकल अनुभवजन्य डाटा में मीरा भायंदर में 6,28,620 मतदाता होना बताया गया है। उसमें से 1,15,363 ओबीसी मतदाता थे। मतलब ओबीसी वोटर 18.35% थे, जबकि पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या 38% बताई गई थी। वर्तमान में मीरा भायंदर महानगर पालिका की 95 सीट है। उसमें से 26 नगर सेवक ओबीसी हैं। पहले ओवरऑल सीटों में से 27% सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की जाती थी। अब कुल वोटर का 27% के हिसाब से ओबीसी सीट आरक्षित की जानी है। नए परिसीमन के बाद नगर सेवक की सीटें बढ़कर 106 हो गई हैं।
ओवरऑल 27% के हिसाब से 28.64 मतलब 29 सीट ओबीसी की होनी चाहिए थी, लेकिन ओबीसी मतदाता का 27% आरक्षित करने से ओबीसी की 20 सीटें ही हो रही हैं। अनुसूचित जाति की 4 सीटें बरकरार हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की 1 सीट बढ़कर 2 हो गई है। मुंबई। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां एनसीबी ने 190 किलो गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत इस कार्रवाई में ड्रग तस्करों की 2 कारें भी जब्त की गई हैं, जहां गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। ऐसे में ये सभी आरोपी मुंबई के विभिन्न हिस्सों में खासतौर पर पूर्वी उपनगर मुलुंड और भांडुप में पिछले 5 सालों से गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने में व्यस्त थे। साथ ही ये मादक पदार्थ मुंबई और आसपास के पब, डिस्को और ड्रग जॉइंट पर सप्लाई की जा रही थी। दरअसल जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने खुफिया इनपुट के आधार पर जाल बिछाया था। अधिकारियों का कहना है कि यह पता चलने के बाद कि यह गिरोह नशीली दवाओं का स्टॉक ले जा रहा है। इसके चलते एनसीबी ने जाल बिछाकर भिवंडी टोल नाके से इस ड्रग को जब्त कर लिया। इस दौरान जब आरोपी से पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। ऐसे में आरोपियों के वाहनों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान कार से 190 किलो गांजा बरामद हुआ था, जहां पर ये गांजा कार में एक खास जगह कैविटी बनाकर छिपाकर रखा गया था। एनसीबी अधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर कई खुफिया नेटवर्क एक्टिव हो गए थे, जहां एनसीबी के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि गिरफ्तार हुए गैंग ने बीते कुछ दिन पहले उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा पहुंचाने का मंगवाया था। इसके अलावा ये गांजा मुंबई और आसपास के पब, डिस्को और ड्रग जॉइंट पर सप्लाई की जा रही थी। एनसीबी को इन्फॉर्मर के जरिए इसकी सूचना मिली थी। इसी के तहत एनसीबी की टीम आरोपियों की गतिविधियों पर पिछले कुछ दिनों से नजर रखे हुए थी। इस बीच जब एनसीबी अधिकारियों ने गिरफ्तार हुए लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने पहले नशीली दवाओं की तस्करी करने की बात कबूली। वहीं जांच में पता चला कि ये आरोपी प्रोफेशनल तस्कर है। बता दें कि वह पिछले 5 सालों से अवैध ड्रग तस्करी के धंधे में था। जांच में ये भी पता चला है कि ये ड्रग जिसमें इस गिरोह ने खास तौर पर आंध्र प्रदेश उड़ीसा को राज्यों से मंगवाया गया था। हालांकि यह गिरोह मुंबई और उसके आसपास के कई स्थानीय पैडलरों को डिलीवरी के लिए ड्रग सप्लाई किया करता था। इस दौरान जांच में पता किया जा रहा है कि कौन कौन से ड्रग पैडलर्स के ये संपर्क में थे, साथ ही कहां-कहां ये ड्रग सप्लाई किया जा रहा था। फिलहाल इस मामले में एनसीबी आगे की जांच पड़ताल कर रही है। हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका का क्लासरूम में बच्चों से रौब गालिब करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शिक्षिका उर्मिला सिंह बच्चों को पढ़ाने की बजाय शाही ठाट-बाट के साथ क्लास में बैठकर हाथ की मालिश करा रही है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाने की बजाय क्लासरूम को आरामगाह और बच्चों को सेवादार बना रखा है। वायरल वीडियो में शिक्षिका बच्चों को धमकाकर क्लासरूम में ही उनसे हाथ दबाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षिका का बच्चों को सेवादार बनाकर आराम फरमाने के इस शाही अंदाज का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद से यह वीडियो तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो हरदोई जिले के विकासखंड 52 के प्राथमिक विद्यालय पोखरी का है, जहां शिक्षिका क्लासरूम में बच्चों को सेवादार बनाकर खुद शाही ठाट-बाट में बैठी नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में दिख रही शिक्षिका उर्मिला सिंह स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि उर्मिला सिंह क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने की बजाय उन्हें धमकाकर उनसे अपनी सेवा करवाती हैं। बताया गया कि विद्यालय की शिक्षिका बच्चों को धमकाकर उनसे अपने हाथ पैर दबवाती हैं। वायरल वीडियो में स्पष्ट है कि क्लासरूम में कुर्सी पर बैठी आराम तलब शिक्षिका एक हाथ में पानी की बोतल पकड़कर धीरे धीरे पानी पी रही हैं और एक बच्चा उनके हाथ दबाने के काम में लगा हुआ है। यही नहीं, शिक्षिका बीच बीच में बच्चों को धमकाती हुई भी नजर आ रही हैं। शिक्षिका द्वारा क्लासरूम में बच्चों को धमकाकर शाही अंदाज में सेवादारी करवाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है,
जहां रिश्ते के सगे जीजा ने अपनी 5 वर्षीय नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग लड़की की बड़ी बहन ने अपने ही पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग की बड़ी बहन का आरोप है कि उसके पति ने उसकी 5 वर्षीय नाबालिग छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची अपने घर वापस गई और वहां उसकी हालत बिगड़ी। तब बड़ी बहन के पूछे जाने पर उसने पूरी आपबीती बताई। नाबालिग की बड़ी बहन के बताया कि उसकी 5 वर्षीय नाबालिग बहन अपनी बड़ी बहन घर आई हुई थी और वो अपने मायके में थी। इस दौरान उसके पति ने उसकी छोटी बहन को घर में अकेला पाकर उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, नाबालिग की बहन ने आरोप लगाया कि उसके पति ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए नाबालिग को गरम लोहा लगाया। नाबालिग की बहन के अनुसार रिश्तों को शर्मसार करने वाले पूरे घटनाक्रम में उसके पति की मां यानी उसकी सास ने भी साथ दिया। रिश्तों को तार तार करने वाले पूरे घटनाक्रम में बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाबालिग लड़की की गंभीर हालत देखते हुए उसे बाराबंकी जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मानवता का परिचय देते हुए नाबालिग को खुद गोद में उठाकर अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां नाबालिग का इलाज चल रहा है। पुलिस बड़ी बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक मोहल्ले की है। यहाँ की रहने वाली एक अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला ने अपने ही पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसकी नाबालिग छोटी बहन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए दुष्कर्म किया है। छोटी बहन की उम्र लगभग 5 साल है। वहीं बड़ी बहन ने अपने ही पति के खिलाफ छोटी बहन के साथ दुष्कर्म करने का मामला नगर कोतवाली में दर्ज कराया है। नाबालिग की बड़ी बहन के अनुसार उसके पति ने पहले भी एक बार उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया था, उसके बाद अब एक बार फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।